शेक्सपियर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो किसको बोला जाता है? आपके विजयदान देथा को। इसी विजयदान देथा को कहा जाता है राजस्थान का शेक्सपियर। तो अगर वो पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का किसे बोलेंगे? भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आपके कालिदास को। भारत का शेक्सपियर। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाता है आपके कालिदास को। तो राजस्थान का पूछे तो आपके कौन हो गया? विजयदान देथा। जबकि भारत का पूछे तो भारत का कौन हो गया? आपके कालिदास। पहली चीज, ये आपका जो विजयदान देथा है, इस विजयदान देथा का जन्म कहाँ होता है? पहली चीज, इसका जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ होता है? तो इन भाई साहब का जो जन्म होता है वो होता है आपके बोरुंदा में। जन्म कहाँ होता है? तो जन्म होता है बोरुंदा में। और बोरुंदा कहाँ पड़ता है आपका? तो बोरुंदा पड़ता आपका जोधपुर में। तो बोरुंदा जोधपुर के अंदर किसका जन्म हो रहा है? विजयदान देथा का। विजयदान देथा का बोरुंदा जोधपुर में जन्म होता है। ये जन्म कब होता है? तो इनका जन्म हुआ 1926 में। जन्म कब होता है? 1926 में। 1926 बोरुंदा जोधपुर में विजयदान देथा का जन्म होता है। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम मिलता है अपने को, इनके जो पिता हैं उनका नाम है सबलदान। पिता का नाम सबलदान है, जबकि इनकी माता का नाम है सीरू कंवर। पिता सबलदान, माता का नाम है सीरू कंवर। और जन्म होता है 1926 बोरुंदा जोधपुर में। इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है आपके 2013 में। इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु कब हुई? 2013 में। और मृत्यु कहाँ होती है? तो वहीं पे मृत्यु होती है जहाँ जन्म हुआ है। और मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु होती है बोरुंदा। और बोरुंदा आपका कहाँ पड़ रहा है? तो ये पड़ता आपका जोधपुर में। तो बोरुंदा जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है और बोरुंदा जोधपुर के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सबसे काम की चीज, अगर आपसे पूछे कि विजयदान देथा की प्रमुख रचना कौन सी है, प्रमुख रचना, तो ध्यान रखना एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा यही रचना पूछता है। और इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बातारे फुलवारी। बातारे फुलवारी। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है बातारी फुलवारी। ये जो बातारी फुलवारी है, यहां से अगर वो थोड़ा सा डीपली पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंदर कुल खंड कितने हैं। कुल खंड पूछ सकता है या कुल भाग पूछ सकता है। तो इसके कुल खंडों की संख्या कितनी है? 14। टोटल इसके जो खंड है वो कितने हैं? 14 खंड है। जबकि ध्यान रख लेना, इन 14 खंड के अंदर जो आपका 10वां खंड है, कौन सा खंड है? 10वां खंड। इस 10वें खंड को 1990 में एक पुरस्कार मिलता है। उस पुरस्कार का नाम था केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान रख लेना, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? बातारी फुलवारी को। अगर डीपली पूछे तब बताना है कि बातारी फुलवारी के कौन से खंड को? 10वें खंड को। अपन राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, तो आपको यह भी पता है कि ये जो बातारी फुलवारी नामक रचना है कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? राजस्थानी में लिखी हुई है। सीधी सी बात है, किस में लिखी हुई है? राजस्थानी में लिखी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? अंग्रेजी अनुवाद, इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया वो किस नाम से किया गया? तो वो किया जाता है द मारवाड़ टाइमलेस टेल्स ऑफ, दो बार लिख दिया अपन ने ना, चलो कोई ना। तो ध्यान रख लें, द मारवाड़ टाइमलेस टेल्स ऑफ मारवाड़ के नाम से किसका अंग्रेजी अनुवाद होता है? आपके
बातारी फुलवारी का। 99% चांस तो यह है कि जो रचना पूछेगा वो कौन सी पूछेगा, बातारी फुलवारी पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, दूसरी रचना भी पूछ सकता है। तो इसके अलावा इस विजयदान देथा की कौन कौन सी रचना है, अगर अपन उनकी बात करें तो देखो इसकी एक रचना तो अपन ने देख ली, और पहली रचना है उस रचना का नाम तो क्या हो गया आपके, तो इसकी पहली रचना का नाम हो गया बातारी फुलवारी। पहली रचना का नाम तो क्या हो गया, बातारी फुलवारी। इस बातारी फुलवारी के अलावा इसकी एक रचना, उस रचना का नाम है साहित्य एवं समाज। मैं एक बार लिख रहा हूं, उसके बाद में याद की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी जो तीसरी रचना है उस तीसरी रचना का नाम है चरणदास चोर। इसकी जो चौथी रचना है उस चौथी रचना का नाम है चौधराइन की चतुराई। इसकी जो पांचवी रचना है उसका नाम है रुख। इसकी छठी रचना का नाम है अनोखा पेड़। इसकी सातवीं रचना का नाम है उलझन, और इसकी आठवीं रचना का नाम है दुविधा। अब यहां तक देखो, पहले चीज अपन देखो, पहली रचना कौन सी हो गई, बातारी फुलवारी। दूसरी कौन सी हुई आपके, साहित्य एवं समाज। तीसरी कौन सी हुई, चरणदास चोर। चौथी कौन सी आपके, चौधराइन की चतुराई। पांचवी कौन सी है, रुख। छठी कौन सी आपके, अनोखा पेड़। सातवीं है उलझन। आठवीं है दुविधा। अब लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो फेमस रचना तो कौन सी है, बातारी फुलवारी। कीवर्ड पकड़ो, अपन बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, समाज की। अरे बात कर रहे हैं बात किसकी, समाज की। समाज में कौन घुसा, चोर घुसा। चोर को किसने देखा, चौधराइन ने। दोबारा देखो, अपन बात कर रहे हैं बात किसकी, समाज की। समाज में कौन घुसा, चोर घुसा। चोर को किसने देखा, चौधराइन ने देखा। चौधराइन कैसी रह गई, रूखी सी रह गई। चौधराइन कैसी रह गई, रूखी सी रह गई। चोर किसके पीछे जाके छुप गया, पेड़ के पीछे। चोर किसके पीछे जाके छुप गया, पेड़ के पीछे। जैसे ही पेड़ के पीछे छुपा, चौधराइन किस में पड़ गई, उलझन में। किस में पड़ गई, दुविधा में। उलझन में, दुविधा में क्यों पड़ी, क्योंकि उसको लग रहा है चोर आएगा जो दिन में आएगा या रात में, रात में। तो उसको लग रहा है कि क्या पता चोर है या पति है। हो सकता है कि अपन चोर, जिसको चोर समझ रहे हैं वो अपना पति भी हो सकता है। तो वो किस में पड़ी, उलझन में पड़ी। किस में पड़ी, दुविधा में पड़ी। उसको लग रहा है कि हो सकता है कि कौन हो सकता है, पति हो सकता है। तो उसको अपनी सांच पे क्या हो रहा है, भरम। तो अगली रचना का नाम क्या हो गया, सांचरो भरम। तो सांचरो भरम भी किसकी रचना है आपके, विजयदान देथा की। दोबारा देखो, अपन बात कर रहे हैं बात किसकी, समाज में कौन घुसा, चोर। चोर को किसने देखा, चौधराइन कैसी रह गई, चोर किसके पीछे छुपा, चौधराइन किस में पड़ गई, और किस में पड़ी, उसको अपनी सांच पे क्या हो रहा है, भरम हो रहा है। उसने हकीकत में देखा कि चोर है, और चोर कौन है, तो हिटलर है। चोर कौन है आपके, तो हिटलर है। तो उसने देखा कि चोर और चोर हिटलर है। तो अगली रचना का नाम है अलेखू हिटलर। अगली रचना का नाम क्या हो जाएगा आपके, अलेखू हिटलर। जो आपकी 10वीं रचना है उसका नाम है अलेखू हिटलर। उसने देखा कि चोर है, और चोर कौन है, हिटलर है। चोर हिटलर है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। और जोर जोर से क्या चिल्ला रही है, तो वो चिल्ला रही है बापू के 3 हत्यारे। बापू के कितने हत्यारे, 3 हत्यारे। जैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाई तो कौन उठ के आया, तो याद रखोगे जेठ जी उठकर आते हैं। कौन आते हैं, जेठ जी आते हैं। और रचना का नाम है जेठवेरो सोरठा। रचना का नाम ही क्या है, जेठवेरो सोरठा। अब देखो जेठ जी आ रहे हैं तो 100% है जेठ जी के साथ में कौन आएगी, जठियानी आएगी। अरे जेठ जी के साथ में कौन आएगी, जठियानी आएगी। जठियानी का नाम याद रखोगे, जठियानी का नाम क्या है, तो जठियानी का नाम है लाजवंती। जठियानी का नाम क्या है, तो जठियानी का नाम है लाजवंती।
वंती। जेठ जी आया, जेठ जी के साथ में जठियाणी आई, जठियाणी का नाम क्या है? लाजवंती है। इस जठियाणी के दो छोरियां और दो छोरियां भी साथ उठ के आती है, एक का नाम है सपना और एक का नाम है प्रिया। तो अगली रचना का नाम है सपन प्रिया। तो ध्यान रख लेना, लाजवंती भी इसी की रचना है और सपन प्रिया भी इसी की रचना है। सपना और प्रिया उठ के आ गई, याद रचना का नाम सपन प्रिया, आपको याद ही सपना और प्रिया रखना है। दोनों लड़कियां आ गई, इसकी एक लड़का है, एक ही है लड़का। तो एक जो लड़का होता है वो कैसा होता है? लाडला होता है, और लाडले को अपन क्या बोलते हैं? प्रिय बोलते हैं। तो साथ में उठ के कौन आ गया आपके? प्रिय मरनाल। पूरा परिवार उठ के आ चुका है। जेठ जी आया, जेठ जी के साथ में जठियाणी आ रही है, जठियाणी के साथ में दोनों लड़कियां आ रही है और उसका एक लड़का आ गया। चोर रात में आया, तो ये अब आते ही सबसे पहले फोन करेंगे किसको? पुलिस वाले को। किसको फोन करेंगे? पुलिस वाले को। पुलिस वाले रात में आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? उजाला लेकर आएंगे। क्या लेके आएंगे? उजाला लेके आएंगे। और इसकी अगला रचना का नाम है उजाले के मुसाहिब। अब पुलिस वाले उजाला लेकर आते हैं और किसको पकड़ लेते हैं? चोर को पकड़ा। और चोर को पकड़कर जैसे ही लेके जा रहे थे तो चोर ने किसको देखा? चौधराइन को देखा। चौधराइन की वजह से कौन फंसा? चोर फंसा। तो चोर जाता जाता चौधराइन को क्या बोल रहा है? तो उसको बोल रहा है मारो बदलो, मारो बदलो। जब अपने भी लड़ाई हो जाती है तो अपने भी बोलते हैं ना कि क्या लेके रहूंगा? मारो बदलो। तो चोर भी चौधराइन को बोल रहा है कि मैं क्या लेके रहूंगा? मारो बदलो। तो अगली रचना का नाम है मारो बदलो। अब भाई साहब पुलिस वाले चोर को कहाँ ले जाते हैं? थाने में ले जाते हैं। और थाने में ले जाकर उसका क्या करवाते हैं? महामिलन। क्या करवाते हैं? महामिलन करवाते हैं। और चोर को बुरी तरीके से क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो रचना का नाम है तीवड़ो राव। रचना का नाम ही क्या है? तीवड़ो राव। और जैसे ही तोड़ते हैं तो चौधराइन और चोर के बीच में क्या आ जाती है? दूरियां आ जाती है। और दूरियों को कहा जाता आपके अंतराल। ये 20 रचनाएं किसकी? आपके विजयदान देथा की। विजयदान देथा की टोटल रचनाएं कितनी है? 20 है। 20 की 20 मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी। याद करने का सीधा सीधा तरीका, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से याद रखना है कि अपन क्या कर रहे हैं? बात किसकी कर रहे हैं? समाज में कौन घुसा? चोर को किसने देखा? चौधराइन कैसी रह गई? चोर किसके पीछे छुपा? चौधराइन किस में पड़ गई और किस में पड़ी? उसको अपनी ही सांच पे क्या हुआ? तो वो जोर जोर से क्या वो उसने देखा कि चोर है। चोर कौन है? अलेको हिटलर। तो जोर जोर से क्या चिल्ला रही है? बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे। तो कौन उठ के आया? जेठ जी के साथ में जठियाणी। जठियाणी का नाम है? जठियाणी की 2 छोरियां कौन कौन है? एक लड़का जिसका नाम है प्रिय मरनाल। ओ पुलिस वाले को फोन किए। पुलिस वाले क्या लेके आ रहे हैं? उजाला। और रचना का नाम हो गया आपके उजाले के मुसाहिब। चोर जाता जाता चौधराइन को क्या बोल के गया? मारो बदलो। पुलिस वालों ने उसका क्या करवा दिया? महामिलन। थाने में बुरी तरीके से क्या कर दिया? अरे तोड़ दिया। तो रचना का नाम है तीवड़ो राव। और चोर और चौधराइन के बीच में क्या आई? दूरियां आई। और दूरियों को क्या कहा जाता है? अंतराल कहा जाता है। यहां तक किसी को शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका? देखो दोबारा, यहां तक अपन ने देख लिया कि विजयदान देथा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हो रहा है? बोरुंदा जोधपुर में हो रहा है। बोरुंदा जोधपुर में जन्म कब होता है? 1926 में होता है। इनके पिता का नाम है सबलदान, माता का नाम है सीरू कंवर। और इनकी मृत्यु हो जाती है 2013 में। और 2013 के अंदर जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु कहाँ होती है? बोरुंदा जोधपुर में। अपन ने देखा कि एग्जाम के अंदर जो सर्वाधिक रचना पूछता है वो तो कौन सी? आपके बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी के कुल भाग पूछे तो टोटल खंड कितने हैं? 14 है। जबकि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से खंड को मिला? 10वें खंड को। कब मिलता है? 1990 के अंदर मिलता है। अब दूसरी चीज काम की, इस बोरुंदा जोधपुर के अंदर ही विजयदान देथा ने स्थापना की थी किसकी? रूपायण संस्था की। तो ध्यान रख लेना, ये स्थापना कब करता है? तो ये करता आपके 1960 में।
और 1960 के अंदर किसकी स्थापना करता है, तो ये स्थापना करता है आपके रूपायण संस्थान की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रूपायण संस्थान की स्थापना कब होती है, 1960 में होती है। इस रूपायण संस्थान की स्थापना जो की जाती है वो कहाँ की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है आपके बोरुंदा के अंदर। और बोरुंदा कहाँ पड़ता है, तो बोरुंदा पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। इस रूपायण संस्था की जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम क्या है, तो एक भाई साहब हैं जिनका नाम तो आपके विजयदान देथा। एक तो कौन आपके विजयदान देथा, और विजयदान देथा के साथ में एक भाई साहब और थे जिनका नाम मिलता है कोमल कोठारी। एक नाम क्या आपके, कोमल कोठारी। तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा के द्वारा किसकी स्थापना की गई, आपके रूपायण संस्था की। और रूपायण संस्था की स्थापना कब होती है, तो ये साल याद रखोगे 1960 में। और 1960 के अंदर बोरुंदा जोधपुर के अंदर इसकी क्या की जाती है, आपके स्थापना की जाती है। इसके अलावा इसकी जो ये 19 रचनाएं थी ये अपन ने देख ली, 19 रचनाएं। अब यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप एक बार पूछ सकते हो। चलो एक बार अपन लेते हैं चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। इस चंद्र सिंह बिरकाली की जो फेमस रचना है उस फेमस रचना का नाम क्या है, तो याद रखोगे इसकी एक फेमस रचना है और उस रचना का नाम है बादली। इसकी फेमस रचना कौन सी है, बादली। ये एक रचना तो याद रह सकती है ना, इसकी फेमस रचना कौन सी है, बादली है। बादली के अलावा कौन कौन सी रचना है, तो बादली के अलावा इस भाई साहब की एक रचना है, उस रचना का नाम है बसंत। रचना का नाम क्या है, बसंत। अगली रचना है उसका नाम है सांझ। अगली रचना का नाम क्या है, सांझ। अगली जो रचना है उसका नाम है कालजेरी कौर। अगली रचना का नाम है उड़ीक पुराण। अगली रचना का नाम है कह मुकरणी। अगली रचना का नाम है लू। और अगली रचना का नाम है डाफर। अगली रचना का नाम क्या है, डाफर। तो देखो कुछ ही नहीं है, फेमस रचना तो कौन सी है, बादली। एक रचना याद रखो, बादली। महीना कौन सा चल रहा है, बसंत का। अरे महीना कौन सा चल रहा है, बसंत का। बसंत के महीने में कब है, शाम को। अरे बसंत के महीने में कब है, शाम को। राजस्थानी भाषा में शाम को ही क्या कहा जाता है, सांझ कहा जाता है। तो बसंत के महीने में शाम को आपने मिलने के लिए बुलाया आप वाले को। किसको मिलने के लिए बुलाया, आप वाले को। और आप वाले आपकी क्या है, कालजे की कौर। याद करने का तरीका बता रहा हूं, महीना कौन सा चल रहा है, बसंत का। बसंत के महीने में कब है, शाम को। राजस्थानी भाषा में शाम को ही क्या कहा जाता है, सांझ कहा जाता है। आपने मिलने के लिए बुलाया किसको, आपकी कालजे की कौर को। आपने कहा कि मिलने के लिए आना है, सामने वाले ने कहा कि ठीक है मैं 4 बजे मिलने के लिए आऊंगा। आप 2 बजे जाकर उसका क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो बैठे बैठे। और ध्यान रख लेना, इंतजार को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, उड़ीकना बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में इंतजार को क्या बोलते हैं, उड़ीकना बोलते हैं। आप 2 बजे से 4 बजे तक इंतजार किए, 4 बज गए लेकिन सामने वाला बंदा नहीं आया। अरे सामने वाला बंदा नहीं आया। दोबारा देखो, महीना कौन सा चल रहा है, बसंत के महीने में कब है, आपने मिलने के लिए बुलाया किसको, आपकी कालजे की कौर को। आप उसका क्या कर रहे हो, इंतजार। और इंतजार को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, उड़ीकना। अरे उड़ीक याद रह जाएगा, पुराण एग्जामिनर खुद लगा के देगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो उड़ीक पुराण, उसने कहा था 4 बजे आऊंगा। कितने बजे, 4 बजे। सामने वाला आया क्या, नहीं आया। वो अपनी बात से क्या कर गया, मुकर गया। पहले कहा फिर मुकरा। अरे पहले कहा फिर मुकरा मतलब कहे मुकरनी। रचना का नाम ही क्या है, कहे मुकरनी। दूसरे दिन वो आपसे मिलता है, आपने उससे पूछा कि आप कल
मिलने आ रहे थे, आप आए नहीं। तो सामने वाले ने कहा कि कैसे आती, काली पड़ जाती, क्या चल रही थी, लू चल रही थी। अरे क्या चल रही थी, लू चल रही थी, इसलिए मैं नहीं आई। तो आपने भी कह दिया कि तू तो एक नंबर की क्या है, डफर है, एक नंबर की क्या है, डफर है। और रचना का नाम है डफर। लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। फेमस रचना बादली। महीना याद रखो, बसंत का महीना है, बसंत के महीने में कब है, शाम को। और शाम के टाइम पे आपने मिलने के लिए बुलाया कालजे की कोर को, बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो, अपनी बात से मुकर गई और रीजन दिया था कि क्या चल रही है, लू चल रही है। तो आपने भी कह दिया कि आप तो एक नंबर के क्या हो, डफर हो गया खत्म। चलो आगे चलते हैं। अगले भाई साहब आपके श्रीलाल नथमल जोशी। अगले भाई साहब कौन से आ गए आपके, श्रीलाल नथमल जोशी। अब इस श्रीलाल नथमल जोशी की अगर अपन रचनाओं की बात करें तो एक रचना आपको अलग से याद रखनी है। एक रचना कौन सी, तो इसकी एक फेमस रचना है, उस रचना का नाम है आभे पटकी। इसकी जो सबसे फेमस रचना है, उस फेमस रचना का नाम क्या है, आभे पटकी। तो ध्यान रख लेना, एक ही रचना आपको याद रखनी है कि इसकी फेमस रचना कौन सी, आपके आभे पटकी। इसके अलावा आपको रचना याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है, लाल लिखा हुआ है। इस लाल शब्द को ही पकड़ लो, इस लाल शब्द को पकड़ो। इसकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो ध्यान रख लेना, एक जो लड़की है उस लड़की ने लाल कलर की क्या लगाई, मेहंदी लगाई। अरे लाल कलर की क्या लगाई, मेहंदी लगाई। तो इसकी अन्य रचना का नाम क्या हो जाएगा, मेहंदी। इसकी अन्य रचना कौन सी हो गई, मेहंदी। लड़की ने लाल कलर की मेहंदी लगाई और लाल कलर के दो क्या ले लिए, गुलाब लिए। लाल कलर के दो क्या लिए, गुलाब लिए। कितने लिए, दो लिए। याद रखोगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, लाल कलर की मेहंदी लगाई और लाल कलर के कितने गुलाब ले लिए, दो गुलाब लिए। तो ध्यान रख लेना, इसकी अगली रचना का नाम है कनीर और गुलाब। देखो लाल कलर की मेहंदी लगा रही है, लाल कलर के क्या ले रही है, गुलाब लिए। लाल कलर के दो गुलाब लेकर कितने लड़कों को दिए, दो लड़कों को। याद रखना, कितने लड़कों को दिए, दो लड़कों को दिए। तो उसकी शादी कितने लड़कों से हो गई, दो लड़कों से। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताओगे। मैंने कहा कि दो लड़कों से शादी हुई, तो आप अगर इस चीज को राजस्थानी भाषा में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, अरे एक आदमी नहीं, एक बीननी दो बींद। अरे यही तो होता है राजस्थानी भाषा में। पत्नी को क्या बोलते हैं, बीननी। दूल्हे को क्या बोलते हैं, बींद। अभी मैंने कहा कि कितने लड़कों के साथ में शादी हो रही है, दो के साथ में शादी हो रही है। तो इसकी अगली रचना का नाम है एक बीननी दो बींद। अब दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसी रचनाएं क्यों, तो क्योंकि अपन राजस्थानी पढ़ रहे हैं। तो ये रचनाएं किस में लिखी गई है, राजस्थानी में। हिंदी में लिखी हुई होती तो लिखा हुआ था एक पत्नी दो पति, ऐसे होता। राजस्थानी में लिखी हुई तो रचना का नाम ही क्या होगा, एक बीननी दो बींद। तो एक बीननी दो बींद किसकी रचना, आपके श्रीलाल नथमल जोशी की। अब जो ये श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है, अब दो जो पति हैं, दोनों पति इससे मिलने के लिए नहीं आते। तो ये बैठी बैठी क्या कर रही है, रो रही है। अरे बैठी बैठी क्या करती है, रोती है। मतलब क्या ले रही है, सबड़ का। क्या ले रही है, सबड़ का। तो ध्यान रख लेना, लड़की बैठी बैठी क्या ले रही है, सबड़ का ले रही है। सबड़ का तो जानते हो ना क्या, अरे सबड़ का वो होता है जैसे आप थाली के अंदर है छाछ राबड़ी आपकी रोटी वोटी सब एक जगह चूर चार के वो बंटा बना के फिर हाथ से यूं करके वो मारते हो ना, उसको बोलते हैं सबड़ का। ये तो अपन ने याद करने के लिए, लड़की सबड़ के ले रही है, सू सू करती है ना वो वाले। तो लड़की क्या ले रही है, सबड़ के ले रही है। तो अपन ने पूछा कि ये काम किसने किया, कौन सा काम है, ये वाला काम। कितने पति लाने का, दो पति लाने का। तो लड़की कह रही है कि अपना बापूजी। ये काम किसने किया, अपना बापूजी। तो अपना बापूजी भी किसकी रचना है, आपके
श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है। इसकी एक रचना है जिसका नाम है सूरज बापरा बेटी जवाई, और इसकी अंतिम जो रचना है उस रचना का नाम है धोरारी धोरा, धोरारी धोरा। तो ध्यान रख लेना, ये धोरारी धोरा किसकी रचना है? श्रीलाल नथमल जोशी की है। आपको कंफ्यूज करेगा, धरती धोरारी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। धरती धोरारी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है, जबकि धोरारी धोरा किसकी है? श्रीलाल नथमल जोशी की है। वहां ढंग से एक बार पढ़ना है कि वो धरती धोरारी पूछ रहा है या धोरारी धोरा। वहां लिखा हुआ है धोरारी धोरा, अपने दिमाग में ये चलता है धरती धोरारी पूछ ली और चिपका रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। पूछ रहा है धरती धोरारी और दिमाग कर रहा है कि धोरारी धोरा पूछ रहा है। दोनों के अंदर अंतर है। धोरारी धोरा श्रीलाल नथमल जोशी की है, जबकि धरती धोरारी किसकी? आपके कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। आगे चलूं, अब देखो अगले भाई साहब, और अगले भाई साहब आपके उमरदान। अगले भाई साहब कौन है? उमरदान। ये तो छोटा सा है आपके, उमरदान ऐसे ही लिखोगे, नीचे मात्रा नहीं लगानी है। उमरदान। इस उमरदान की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इस भाई साहब की केवल और केवल 3 रचनाएं। इसकी कितनी रचना है? 3 रचना है। अब इसको भी याद करने के लिए रटना नहीं है, इसी शब्द को पकड़ लो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? उमर लिखा हुआ है। अब पहली चीज देखो कि एक तो अपने को उम्र कम किससे होती है, दूसरी उम्र किससे बढ़ेगी। तो देखो उम्र किससे घटेगी? दारू पीने से। क्या पीने से? दारू पीने से। तो इसकी रचना का नाम है दारूरा दोष। रचना का नाम क्या है? दारूरा दोष। इसकी एक रचना है, उस रचना का नाम क्या है? दारूरा दोष। मतलब इसने अपनी रचना के अंदर बताया कि दारू के अंदर क्या है? दोष है। दारू के अंदर क्या होते हैं? दोष होते हैं। दोष कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने पी रखा है, किसी नाली के अंदर पड़ा हुआ है, कुत्ता एक टांग ऊपर कर रखा है, तो दारू के अंदर इसने क्या बताए हैं? दोष बताए हैं। दूसरी उम्र किससे कम होगी? अमल खाने से। क्या खाने से? अमल खाने से। तो इसकी अगली रचना का नाम है अमलरा ओगण। दोष नहीं इसमें, ओगण। अमल खाने के बाद में इंसान क्या करता है? ओगण करता है। ओगण तो जानते हो ना, कुचमाद राजस्थानी भाषा में। जैसे अमल खाई और चलता है, किसी के चूंटिया बढ़ लिया, वो क्या कर ली? ओगण। भाई राजस्थानी भाषा के अंदर ओगण ही बोलते हैं। आपकी मम्मी बोलती है क्यों कुचमाद कर रहा है, वो कुचमाद है। अमल खाने के बाद में इंसान क्या करता है? ओगण करता है। अमल खाएगा, उसके बाद में चूटिया बढ़ लिया, किसी के थप्पड़ मार दी। ये तो इसने कहा है कि दारू के अंदर तो क्या है? दोष है। अमल के अंदर क्या है? ओगण है। तो अपन ने पूछा कि फिर बढ़ाए कैसे? ये तो दोनों उम्र घट रही है, ये करेंगे तो भी उम्र घटेगी, ये करेंगे तो भी उम्र घटेगी, तो उम्र बढ़ाए कैसे? तो अगले ने कहा कि क्या करो? भजन करो। अरे क्या करो? भजन करो। तो इसकी अगली रचना का नाम है भजन री महिमा। तो अगली रचना का नाम क्या है इसकी? भजन री महिमा। तो इसने 3 रचनाएं लिखी है, दारूरा दोष, अमलरा ओगण और भजन री महिमा। दारू के अंदर दोष बताया है, अमल के अंदर है ओगण बताया है, और भजन के अंदर क्या है? महिमा बताई है। अगली अगर अपन बात करें तो अगला आपके कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। देखो इस कन्हैयालाल जो सेठिया का जन्म होता है, इसका जन्म होता आपके 1919 में। इस भाई साहब का जन्म कब हो रहा है? 1919 में। और 1919 में जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता आपके सुजानगढ़ में। जन्म कहाँ होता है? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ आपका कहाँ पे है? चूरू में। तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर किसका जन्म होता है? कन्हैयालाल सेठिया का। इस कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है राजस्थानी भाषा का
भीष्म पितामह। तो राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। इस कन्हैयालाल सेठिया ने जो रचनाएं लिखी है वो रचनाएं कितने भाषाओं में लिखी है? तो इसने 3 भाषाओं के अंदर रचना लिखी है। कितनी भाषा में रचना लिखी है? 3 भाषा के अंदर रचना लिखी है। 3 भाषाएं कौन कौन सी? तो भाई साहब ने एक भाषा के अंदर जो लिखी है वो भाषा तो आपकी हिंदी। एक तो किस में लिखता है? हिंदी में लिखता है। दूसरी लिखता है आपके राजस्थानी में, ये तो अपने को पढ़नी ही पढ़नी है। तो हिंदी में लिखता है, राजस्थानी में लिखता है और एक लिखता है आपके उर्दू में। एक किस में लिखता है? उर्दू में। तो 3 भाषाओं के अंदर इसने रचना लिखी। हिंदी में लिखता है, राजस्थानी में लिखता है और उर्दू के अंदर लिखता है। सबसे पहले अपन हिंदी वाले का डिपार्टमेंट खत्म करते हैं कि हिंदी के अंदर इसने कौन कौन सी रचना लिखी है। तो हिंदी के अंदर भाई साहब ने जो रचना लिखी है, इसकी पहली रचना का नाम है वन फूल। इसकी जो पहली रचना है उसका नाम क्या है? वन फूल है। जो दूसरी रचना लिखता है उसका नाम है अग्नि वन। और तीसरी जो रचना लिखता है उसका नाम है आज हिमालय बोला। तो हिंदी के अंदर कितनी रचनाएं लिख रहा है? 3 रचनाएं। 3 कौन कौन सी? वन फूल लिख रहा है, अग्निवन लिख रहा है और आज हिमालय बोला। तो याद रखोगे, वन के अंदर क्या लगी? आग लगी। तो कौन बोला? हिमालय बोला। हिंदी का डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। वन के अंदर आग लगी तो कौन बोला? हिमालय बोला। वन फूल, अग्निवन और आज हिमालय बोला। ये अपने को पढ़नी ही पढ़नी है। पहले उर्दू वाले का डिपार्टमेंट देखो। उर्दू वाले को खत्म करते हैं। तो उर्दू के अंदर भाई साहब ने 2 रचनाएं लिखी। पहली रचना का नाम है ताजमहल। पहली रचना कौन सी लिखता है? तो पहली रचना लिखता है आपके ताजमहल। पहली रचना कौन सी लिखता है? ताजमहल लिखता है। दूसरी जो रचना लिखता है उसका नाम है गुलची। तो उर्दू के अंदर कितनी रचना लिखता है ये? 2 रचनाएं। एक ताजमहल है और दूसरी कौन सी? आपके गुलची रचना है। अब देखो, ताजमहल है, आपके घर के अंदर लाइट चली जाती है तो आप क्या बोलते हो? बत्ती गुल। तो याद कर लो, ताजमहल की बत्ती गुल। ताजमहल और गुलची, ताजमहल और गुलची। अब आ जाओ, आपकी कौन सी है? राजस्थानी। अब राजस्थानी देखते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थानी के अंदर इसने जो सबसे पहली रचना लिखी उसका नाम है धरती धोरारी। पहली रचना कौन सी लिखता है? धरती धोरारी। इसकी जो फेमस रचना है वो कौन सी है? धरती धोरारी। ये तो आपने सुना होगा, आ धरती धोरारी, या तो सुरगा ने शर्मावे पर देव रमन न आवे, धरती धोरारी। वो वाली रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रचना लिखता आपके कन्हैयालाल सेठिया। दूसरी जो रचना है वो रचना लिखता है ये लील टांस। दूसरी रचना कौन सी लिखता है? लीलटांस। ये लीलटांस आपके क्या है? पक्षी है। अरे लीलटांस क्या है? पक्षी है। इस लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कब है? विजयदशमी, दशहरा के दिन कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो लीलटांस पक्षी के दर्शन है शुभ माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी आपने देखा होगा, लीलटांस का अंग्रेजी नाम होता है किंगफिशर। लीलटांस का अंग्रेजी नाम क्या है? किंगफिशर। जो किंगफिशर की बोतल आती है ना, पानी वाली, हाँ, उस पानी वाली बोतल के ऊपर आप देखोगे कि एक चिड़िया का डायग्राम बना हुआ है। किसका डायग्राम बना हुआ है? चिड़िया का डायग्राम बना हुआ। वो चिड़िया ही कौन? आपके लीलटांस। क्योंकि मैंने कहा कि लीलटांस का अंग्रेजी नाम क्या है? किंगफिशर। तो उसी किंगफिशर के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कब है? विजयदशमी के दिन। तो लीलटांस ऐसे तो देखने को मिलेगा नहीं आपको, तो कौन सी बोतल ले लेना? किंगफिशर वाली। उसके ऊपर कौन सा बना हुआ है? आपके लीलटांस पक्षी बना हुआ है। तीसरी जो रचना है इसकी, उस रचना का नाम है पीथल पाथल। तीसरी रचना कौन सी है? पीथल पाथल।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना क्यों है? तो ध्यान रखना, ये जो रचना लिखी गई है, ये रचना लिखी गई है आपके एक मेवाड़ के राजा हुए हैं जिसका नाम है महाराणा प्रताप। मेवाड़ के एक राजा हुए हैं, उनका नाम क्या है? महाराणा प्रताप। और एक तो महाराणा प्रताप का जिक्र किया गया है और दूसरा जिक्र किसका किया गया है? तो दूसरा आपके पृथ्वीराज चौहान राठौड़ है। किसका जिक्र किया गया है? पृथ्वीराज राठौड़ का जिक्र किया गया है। क्या जिक्र है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, जो ये महाराणा प्रताप है, इस महाराणा प्रताप के एक भाई हैं, इसके भाई हैं और इनके भाई का नाम है शक्ति सिंह। भाई का नाम क्या है? तो इनके भाई का नाम था शक्ति सिंह। इनके भाई के एक पुत्री है और इनकी जो पुत्री है उस पुत्री का नाम है किरण कुंवरी। पुत्री का नाम क्या है? किरण कुंवरी। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये किरण कुंवरी महाराणा प्रताप की क्या लगी? भतीजी। अरे महाराणा प्रताप की क्या लगती है? ये भतीजी लगती है। और इस महाराणा प्रताप की जो भतीजी है, उस भतीजी का जो विवाह होता है वो विवाह किसके साथ में हो जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में हो जाता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप का क्या लगेगा? पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप का क्या लगेगा? अरे जवाई। अरे भतीजी है मतलब बेटी तो हुई ना। तो ये इसकी भतीजी का जो पति है वो रिश्ते में इसका क्या लगेगा? जवाई लगेगा। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये किसके दरबार में रहा करता था? तो ये दरबार के अंदर रहा करता था आपके अकबर के दरबार में। किसके दरबार में रहा करता था? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार के अंदर ये रहा करता था और तारीफ किसकी किया करता था? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की तारीफ क्यों करता था? इसलिए करता था क्योंकि अकबर के अधीनता स्वीकार किसने नहीं की थी? महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। क्योंकि महाराणा प्रताप जो है, इनका जो जन्म होता है वो जन्म तो हुआ था आपके 9 मई 1540 में, जबकि ये राजा बनते हैं 1572 में। 1572 के अंदर इनके पिता उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है होली वाले दिन। होली वाले दिन मृत्यु होती है और अगला राजा कौन बनते हैं आपके? महाराणा प्रताप बनते हैं। महाराणा प्रताप जैसे ही राजा बनते हैं तो इधर अकबर को पता है कि जो प्रताप है नया नया राजा बना है, नया नया राजा बना है। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने व्यक्तियों को भेजे थे? 4 व्यक्तियों को भेजा था। और सबसे पहले भेजा था आपके जलाल खां को। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले कौन आया था? आपके जलाल खां। अब देखो, ये जो जलाल खां है, ये जलाल खां कौन है? मुस्लिम है। तो अकबर बोल के भेजता है कि सबसे पहले तो महाराणा प्रताप को जाते ही राजा बनने की बधाई देना, फिर 2-4 ये मिठाई के डिब्बे देना और फिर उसके बाद में पूछना कि वो मेरी अधीनता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। जलाल खां जाता है। जलाल खां जाकर बोलता है कि अकबर की तरफ से आपको राजा बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ और ये 3-4 काजू कतली के डिब्बे भेजे आपके लिए। पर अब काम की चीज़ तो यह है कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। तो भाई साहब महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूं। तो जलाल खां ने कहा कि फिर क्या करोगे? तो महाराणा प्रताप ने कहा कि लठ बजाऊंगा और करने को क्या है? लड़ूंगा, कोई दिक्कत है नहीं है। जलाल खां वापस से चला जाता है। जलाल खां ने जाकर किसको बोला? अकबर को बोला। अकबर तुरंत समझदार व्यक्ति था, तुरंत समझ गया कि अपन ने किसको भेजा है? मुस्लिम को भेजा है। वहां राजा कौन है? हिंदू है। तो क्यों ना अब की बार किसको भेजा जाए? हिंदू को भेजा जाए। और दूसरे नंबर पे किसको भेज देता है? मान सिंह को। किसको भेजता है? मान सिंह को। ये जो मान सिंह है ये आपके जयपुर का राजकुमार था। जयपुर का क्या है? राजकुमार है, मतलब राजा नहीं था। राजा इस समय इसके पिता थे, उसके पिता का नाम था भगवंत दास। अब की बार किसको भेजा? मान सिंह को भेजा। मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है। तो इस महाराणा प्रताप के भी एक पुत्र हुआ करता था और इसके पुत्र का नाम था अमर सिंह। इसके पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह है। तो मान सिंह है और मान सिंह समझाने के लिए आता है। तो इधर से महाराणा प्रताप ने किसको भेज दिया? अमर सिंह को। पिछोला झील के किनारे बैठा बैठा मान सिंह इंतजार कर रहा है और मान सिंह इंतजार कर रहा है कि महाराणा प्रताप आएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप आते ही नहीं है। उनकी जगह कौन आ जाता है? अमर सिंह आ जाता है। अमर सिंह भाई साहब महाराणा प्रताप का वंशज है, रगों के अंदर महाराणा प्रताप का खून है। तो ये भाई साहब टिंगर धीरे धीरे खेलता खेलता गया और जाते ही सबसे पहले जाते कि और अंकल क्या हाल चाल है?
अंकल भाई साहब गुस्से में पहले, उसने कहा कि तेरे को थोड़ी बुलाया था, पापा को बुलाया था, पापा क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह ने कहा कि पापा के तो पेट में दर्द हो रहा है। पापा के क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है। मान सिंह समझ गया कि प्रताप अपन से मिलना नहीं चाहते। मान सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, पापा के पेट में दर्द हो रहा है ना, तो पापा को जाकर इतना जरूर बोल देना कि हल्दी घाटी के मैदान के अंदर मैं आऊंगा और पूरी टेबलेट लेके आऊंगा, पेट दर्द 1 मिनट में ठीक है कर जाऊंगा। अमर सिंह ने कहा कि दोबारा बोलना एक बार, क्या बोला? टेबलेट लेके आएगा। तू एक काम करना, तेरे वाले जो फूफा है, इसका फूफा कौन है? अकबर है। तेरे फूफा को जाकर ये बता देना कि तुम्हारी टेबलेट धीरे धीरे काम करेगी, हम हल्दी घाटी के मैदान में पूरा इंजेक्शन लेके आएंगे जो तुरंत असर करेगा, ठीक है? अब जाकर तू तेरे फूफा को बोल देना। मानसिंह आग बबूला हो जाता है। मानसिंह यहां से खड़ा होता है, जाने लगता है, और जैसे ही जाता है फिर पीछे से आवाज लगाता है कि अंकल एक बात तो सुनते जा रहा है कि बिल्कुल जा रहा हूं, तो एक काम करना कि हमारे सोजत होते हुए जाना। मानसिंह ने कहा कि सोजत होते हुए क्यों? क्योंकि हमारे सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। तेरी वाली बुआ जी को ले जाकर दे देना, क्योंकि बुआ जी लास्ट बार मेहंदी लगाएगी। तू हल्दी घाटी का जो जिक्र कर रहा है ना, उसके अंदर तेरा फूफा मारा जाएगा और बुआ जी जल्दी विधवा होने वाली है। मानसिंह और ज्यादा आग बबूला होता है। मानसिंह फिर जाने लगता है, पर फिर पीछे से आवाज लगाता है कि अंकल लास्ट बात तो सुन जा, काम की चीज तो मैं अब बोलूंगा। मानसिंह ने कहा कि क्या है? तो फिर बोलता है कि एक काम करना, अब उस हल्दी घाटी के मैदान के अंदर जो तेरा फूफा है ना, उसका फू और फा दोनों अलग अलग करके हमें रखने वाले हैं, जाकर तेरे फूफा को बोल देना। मानसिंह आग बबूला किसके पास में जाता है? अकबर के पास में जाता है। अकबर को जाकर बोलता है कि अगर महाराज आज आपकी इजाजत होती तो महाराणा प्रताप की कटी हुई गर्दन आपके कदमों में होती। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने महाराणा प्रताप को देखा ही नहीं, तो बोल दिया कि महाराणा प्रताप की कटी हुई गर्दन आपके कदमों में होती। अकबर ने पूछा कि बात क्या हुई, तो वो बता रहा है कि मिलने के लिए कौन आया? अमर सिंह। अकबर समझदार, अकबर तुरंत समझ गया कि अपन ने किसको भेजा? राजकुमार को भेजा, तो प्रताप ने भी किसको भेज दिया? राजकुमार को भेज दिया। तो अब की बार अपन किसी राजा को भेजें, और तीसरी बार जो भेजता है वो भेजता आपके भगवंत दास। ये मानसिंह के क्या हैं? पिता हैं, और इस समय ये जयपुर के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते। राजकुमार नहीं, राजा। जयपुर का राजा था भगवंत दास। ये जाता है महाराणा प्रताप के पास में, महाराणा प्रताप से मिलता है, तो महाराणा प्रताप से कहता है कि आपको अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रताप ने कहा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अकबर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। और दूसरी चीज, अब तुम्हारे वाले जो अकबर भाई साहब हैं उनको जाकर बोल देना कि मेरे को बार बार समझाने के लिए ना भेजे। अब की बार अगर कोई दूत आया मेरे को समझाने के लिए तो यहीं लपका दूंगा, यहीं सल्टा दूंगा, बोल देना तेरे वाले अकबर को जाकर। भगवंत दास वापस जाता है, जाकर अकबर को बोलता है कि उसने क्या कर दिया है? मना कर दिया, और ये संदेश दिया है कि अब की बार जो भी समझाने के लिए आएगा यहीं पे फाइल बंद करूंगा, यहीं लपकाऊंगा उसको मैं। अब भाई साहब अकबर ने सोचा कि लास्ट बार एक और हाथ आजमा लेते हैं, और अंतिम बार किसको भेज दिया? वो भेजता आपके टोडर मल को। ये टोडर मल जो है ये आपके वित्त मंत्री हुआ करता था। किसका? अकबर का। वित्त मंत्री मतलब पैसों का लेन देन कौन करता था? टोडरमल करता है, मतलब समझदार है। तो इसने टोडरमल से कहा कि टोडरमल भाई साहब आप जाओ और आप किससे मिलके आओ? अकबर से मिलकर आओ। टोडरमल ने पहले ही सुना था कि वो पहले ही बोल के भेजा कि अब की बार जो आएगा उसको मैं लपकाऊंगा। टोडरमल की तो भाई साहब पिंडियां यहीं पे कंपन कर रही है। ये बेचारा अब नहीं जाए तो अकबर सल्टा दे, जाए तो कौन सल्टाए? प्रताप सल्टाए। बेचारा डरता डरता महाराणा प्रताप के पास में जाता है। प्रताप को जाकर बोलता है कि महाराज अगर नहीं आता अकबर मार देता, आ गया आप मारोगे, लेकिन मेरे को दूत के तौर पे मैं आया हूं, मेरे को केवल और केवल एक बात बता दो कि आप अकबर के अधीनता स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं करूंगा, आपको स्टाम्प पे लिख के दूं तेरे को? इसने कहा कि नहीं, इतनी बात बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को मिल गया मेरा जो संदेश मिलना था, मैं चला। टोडरमल वहां से रवाना होता है। टोडरमल समझदार था, कुछ दिन मेवाड़ के अंदर घूमता है, कुछ दिन यहाँ रुकता है, उसके बाद में वापस दिल्ली दरबार के अंदर जाता है। दिल्ली का दरबार लगा हुआ था, दरबार के अंदर कौन बैठा हुआ है? अकबर बैठा हुआ है। अकबर को एक नजर जाकर घूरता है, अकबर को एक नजर घूर रहा है, देख रहा है। अकबर टोडरमल से कह रहा है कि बता क्या हुआ? टोडरमल भाई साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। अकबर कह रहा है कि मुशड़ कुछ तो बता, क्या बोल के भेजा उसने? टोडरमल ने कहा कि महाराज पहले आप ये बताओ आप में वजन कितना है? अकबर ने कहा 56 किलो। कितना वजन है? 56 किलो। टोडरमल ने कहा कि बावड़ी बूच उसके भाले का वजन है 80 किलो, और 80 किलो को भाले को उठाकर वो फेंकता है ना, 56 मीटर दूरी पे जाके गिरता है। सपोज कर अगर तेरे को उठा के फेंक दिया तो कितनी दूर जाके गिरेगा? मैं अभी भी बोल रहा हूं कि महाराणा प्रताप से पंगे मत लो। अकबर आग बबूला हो जाता है। टोडरमल फिर कहता है
कि जो वो कवच पहनता है ना, उसके कवच का वजन है 120 किलो। कितना वजन है? 120 किलो उसके कवच का वजन है। अगर प्यार से खोल के अगर तेरे ऊपर रख भी दिया ना, कीड़ी की तरह तिल मिलाएगा, हिल भी नहीं पाएगा, तो उससे पंगे मतलब। अकबर को तुरंत याद आता है कि एक दिन एक आदमी था जो कह रहा था कि अगर आपकी इजाजत होती तो महाराणा प्रताप की गटी हुई गर्दन आपके कदमों में होती। वो भाई साहब तुरंत खड़े हो जाओ। और वो कौन था? आपके मान सिंह। और मान सिंह को कहा कि जाओ, या तो महाराणा प्रताप को बंदी बना के लेके आओ, या महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाओ। मान सिंह भाई साहब हल्दी घाटी युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं, जो आपके 1576 के अंदर युद्ध लड़ा जाता है। मान सिंह मर्दाना हाथी पे बैठ के हल्दी घाटी, शॉर्ट में समझा रहा हूं ना, वो रचना समझाने के लिए, हल्दी घाटी के मैदान के अंदर मर्दाना हाथी के ऊपर जाता है। इसके हाथी का नाम था मर्दाना। उधर से महाराणा जो प्रताप है वो अपने घोड़े के ऊपर आते हैं, इनके घोड़े का नाम था चेतक। दोनों भयंकर युद्ध लड़ते हैं। उसी समय जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा महाराणा प्रताप की दिल की धड़कनें पढ़ने का काम किया करता था। जैसे महाराणा प्रताप सोचता था वैसा ही काम कौन करता था? चेतक घोड़ा किया करता था। तो अचानक महाराणा प्रताप के मन में ख्याल आता है कि मेरे को इस समय किसके सामने होना चाहिए? मानसिंह के सामने। तो चेतक मुगल सेना को चीरता हुआ किसके सामने जा पहुंचा? मानसिंह के सामने जा पहुंचा। मानसिंह के सामने जैसे ही पहुंचा तो मानसिंह हाथी पे है, हाथी की ऊंचाई ज्यादा होती है, घोड़े की ऊंचाई कम होती है। महाराणा प्रताप मन ही मन में सोच रहे कि मैं इसके बराबर में कैसे जाऊं। इतने के अंदर चेतक ने अपना एक पांव उठाया और पांव उठा के हाथी की सूंड पे रखा, और हाथी के बराबर कौन हो गया? चेतक। मतलब मानसिंह के बराबर कौन आ चुके हैं? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने वही अपने 80 किलो का भाले से प्रहार किया, और भाला चीरता हुआ ओदे के आर पार जा निकला। और ओदे में कौन झुक गया? मानसिंह। मानसिंह ओदे में झुक गया, और झुकने की वजह से बच गया। लेकिन ओदे जो हाथी के ऊपर बैठने का जो लोहे का आता है ना, उसको चीरता हुआ आर पार निकला। पहली बार मानसिंह ने मौत को इतनी करीब से देखा था कि मौत इतनी प्यारी होती है कि अगर एक सेकंड चूक जाता तो ऐसे दो टुकड़े करता महाराणा प्रताप, जैसे कोई मशीन के अंदर डाल के काटा गया हो। मानसिंह की हालत खराब, मानसिंह के कपड़े खराब हो चुके, मानसिंह की अब वापस हिम्मत नहीं हो रही, 2 दिन लग चुकी है मानसिंह के कि वापस खड़ा हो और महाराणा प्रताप पे वापस प्रहार करे। महाराणा प्रताप का घोड़ा कैसे जैसे उस सूंड से अपना पैर हटाता है, तो हाथी की सूंड में लगी तलवार की वजह से चेतक का एक पांव क्या हो जाता है? कटे जाता है। और यहां से मानसिंह बड़ी मुश्किल से युद्ध हारता है, और सीधा किसके पास में पहुंचा? अकबर के पास में। और अकबर जाते ही बोलता है कि भाई साहब बताओ क्या हुआ? उसने कहा कि भाई साहब ना तो बंदी बना सका, ना अधीनता स्वीकार करवा सका। अकबर ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं पता, जिंदा या मुर्दा कौन चाहिए? प्रताप चाहिए। मानसिंह जाता है किसके पास में? भगवान दास के पास में। और भगवान दास को जाकर बोलता है कि पापा अब की बार दोनों चलेंगे, क्योंकि पिछली बार मैं बच गया, अब की बार मैं जाऊंगा 100% मरूंगा। मैं मरूंगा, मेरी वाली क्या होगी? विधवा होगी। आप वाली विधवा नहीं हो, मेरी वाली पहले विधवा हो जाए, ये कौन सी बात? दोनों चलेंगे, दोनों साथ मरेंगे। विधवा होंगी तो दोनों की साथ होगी, कम से कम एक साथ बैठ के तो रोएगी। तो भाई साहब कैसे जैसे अब पूरी युद्ध के अंदर कहीं पर भी महाराणा प्रताप ने अकबर की क्या नहीं स्वीकार की? अधीनता स्वीकार। लेकिन लास्ट के अंदर महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। महाराणा प्रताप की जब हालत खराब हो जाती है तो महाराणा प्रताप जंगलों के अंदर भटकते हैं, घास की रोटी बनाते हैं। उस घास की रोटी को भी कौन लेके चला जाता है? बिलाव लेके चला जाता है। कौन लेके चला जाता है? बिलाव। बिलाव तो जानते हो ना, बिल्ली का दोस्त बिलाव है ना? हाँ, वो बिलाव लेकर उस रोटी को चला जाता है। उसी पे कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है कि हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीक पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो यूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, पण पाछ नहीं राखी रण में बहराड़ो खून बावण ने। मतलब हरे घास की रोटी बनाई, उस रोटी को भी कौन लेके चला गया? बिलाव लेके चला गया। नानो सो अमरियो, नानो सो मतलब छोटा सा, अमरियो कौन है? अमर सिंह। चीक पड़ियो। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखो इधर तो मानसिंह को धमका रहा है और उधर एक रोटी के लिए रो रहा है ना। तो हरे घास की रोटी को जब बिलाव लेके चला जाता है तो महाराणा प्रताप को लगता है कि जो सोने के थाल में भोजन किया करता था अमर सिंह, वो आज घास की रोटी के लिए भी रो रहा है। तो महाराणा प्रताप ने लेटर लिख दिया अकबर के पास में कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उस लेटर को पढ़ते ही सबसे पहले किसको बुलाया? पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाकर बोलता है कि देख तेरा जो जंगली शेर है उसको आज मैंने कैद कर लिया है और वो मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वो लेटर हाथ में पढ़ा। हाथ में लेटर पढ़ते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है पृथ्वीराज राठौड़ की। कैसे जैसे अपने आप को संभालता है और बोलता है कि यह हैंड राइटिंग महाराणा प्रताप की नहीं है। अकबर ने कहा कि कैसी बातें कर रहा है कि मैं जानता हूं ना, मेरा ससुर है, मैं ले मेरे को पूरा पता है कि हैंड राइटिंग उसकी है ही नहीं। अकबर ने कहा कि तू एक बार पूछ ले। तो इधर पृथ्वीराज राठौड़ ने लेटर लिख दिया
और पृथ्वीराज राठौड़ ने लेटर लिखा कि आज मेरी मूछें झुक रही है। मूछ क्या हो रही है? झुक रही है। मैं आज सुने हूं रजपूता रेवली रांडा, यानी कि उस लेटर के अंदर लिखता है कि मैं आज सुने हूं रजपूता रेवली रांडा, मैं आज सुने हूं तलवारा रेवली मैना माई। मतलब मैं आज सुन रहा हूं कि जो तलवारें हैं वो आजीवन अब किसके अंदर रहेगी? मयान के अंदर रहेगी। मैं आज सुना हूं चेतकड़ो धरती रो पानी पियो लो। एक पक्षी आता है जो केवल बरसात का पानी पीता है लेकिन कभी भी जमीन का पानी नहीं पीता। मैं आज सुना हूं हाथी रो कुकरी जूना जीवलो। मैं आज ऐसा सुनने में मिल रहा है कि हाथी कुकर मतलब कुत्ते की जूनी जिएगा। ये सारी बातें लिखकर अब महाराणा प्रताप के पास में व्यवस्था है। महाराणा प्रताप ने जैसे उसको पढ़ा, महाराणा प्रताप का अंदर का सोया हुआ स्वाभिमान वापस जागता है और महाराणा प्रताप ने वापस लेटर लिखा कि ते राखो मूछा एठोड़े मैं लोहेरी नदी बहा दूंगा। मतलब तू तो मूछ के ताऊ दे, टेंशन है मतलब कि ते राखो मूछा एठेड़ी मैं लोहेरी नदी बहा दूंगा, मैं अथक लड़ूंगा अकबर से उजड़ो मेवाड़ बसा दूंगा। कुण कहवे हाथी रो कुकर जूना जीवलो। कि ऐसी कौन सी आ गया कि हाथी अब कुकर की जूनी जिएगा। कुण कहवे है रजपूती लेवली रांडा। मतलब अब कौन कह रहा है कि राजपूत महिलाओं के संतानें नहीं होगी। सारी चीजें पृथ्वीराज राठौड़ के पास में आती है। पृथ्वीराज राठौड़ उसको पढ़ता है, अकबर को बोलता है कि देख यह है महाराणा प्रताप की हेड राइटिंग। और जैसे ही पढ़ता है और पढ़ते ही हालत खराब हो जाती है। वो सारी की सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है आपके पीथल के अंदर। इसकी अगली रचना है, उसका नाम है शब्द। अगली रचना का नाम है माइडरो हेलो। अगली रचना का नाम है जलम भौम। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी? आपके कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। यहां तक किसी को शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका हो तो एक बार आप पूछ सकते हो। बताओ किसी को कुछ पूछना?